हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का महा मैराथन का दूसरा क्लास। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके पहले हम एगो वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, मोलरता से आप क्या समझते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। देखिए मोलरता का जो एसआई मात्रक होता है ना, मोल प्रति लीटर होता है। और इसका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोलता से आप क्या समझते हैं। मोलता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलता कहते हैं। 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलता कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऊपर वाला जो परिभाषा है ना मोलरता का, तो इसमें हो जाता है 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। और नीचे वाला जो है ना, इसमें हो जाता है आप लोग का मोलता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें ना 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हो जाता है मोल प्रति केजी। तो आप लोग दोनों परिभाषा को बढ़िया से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, मोल प्रभाज्य से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज्य से क्या समझते हैं। किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहा जाता है। देखिए मोल प्रभाज्य का ना परिभाषा हो जाता है, किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहा जाता है। सबसे सरल परिभाषा है, किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपसह संयोजक संख्या क्या है। उपसह संयोजक संख्या क्या है। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या होती है ना, उसी को उपसह संयोजक संख्या कहा जाता है। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, अणुसंख्यक गुण धर्म क्या है। अणुसंख्यक गुण धर्म क्या है। आपके एग्जाम के लिए ना वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अणुसंख्यक गुण धर्म क्या है। किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे अणुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसी को अणुसंख्यक गुण धर्म कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर रहता है और उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को अणुसंख्यक गुण धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ना, पराशर से क्या समझते हैं। पराशर से क्या समझते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा टनु बिलियन का विलय किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित होता है, उसे पराशर कहते हैं। देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा टनु बिलियन का विलय किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित होता है, उससे ही पराशर कहा जाता है। इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। जिस प्रक्रिया द्वारा टनु बिलियन का विलय होता है ना, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित होता है, उसे ही पराशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पराशर दाब किसे कहते हैं। पराशर दाब किसे कहते हैं। तो देखिए जो पराशर की क्रिया होती है ना, उसी को रोकने के लिए बिलियन पर जितना आरोपित दाब होता है ना, उसी को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर आरोपित आवश्यक दाब, मतलब जितना दाब उस पर आरोपित किया जाता है उसको रोकने के लिए, उसी को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर दाब किसे कहा जाता है। तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर आरोपित आवश्यक दाब को ही पराशर दाब कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? हैलोजन परिवार के कौन कौन हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना इससे बहुत बार पूछा जाता है, इसमें से कौन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। तो आप लोग हैलोजन परिवार के जितने सदस्य होते हैं ना सभी को याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखें। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखें। तो देखिए हीमोग्लोबिन में ना लोहा धातु उपस्थित होता है। कौन धातु? तो लोहा धातु उपस्थित होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। देखिए लोहा धातु उपस्थित होता है, यह किस चीज़ से बने होते हैं? तो यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन धातु उपस्थित होता है? तो लोहा धातु उपस्थित रहता है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी गति क्या है? जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कौन होते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो जो कोलाइडी कौन होते हैं ना वह टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, तो इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। तो ब्राउनी गति किसे कहा जाता है? जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी जो कौन होते हैं ना वह टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, तो इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 29 नंबर क्वेश्चन है आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसी को आदर्श विलयन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनआदर्श विलयन क्या है? अनआदर्श विलयन क्या है? तो देखिए वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। अनआदर्श विलयन क्या होता है? तो यह रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको अनआदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनआदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? देखिए जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के इक्वल यानी बराबर हो जाता है उसी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। सबसे VVI क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। तो आप लोग लिखिएगा जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 विटामिन का नाम लिखे और उसके कमी से होने वाला रोग लिखे। 2 विटामिन का नाम लिखना है और उसके कमी से होने वाला रोग लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रटौंधी। दूसरा आप लोग लिखिएगा विटामिन बी। तो विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? रटौंधी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला क्वेश्चन है ना 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? HI है ना वह HF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? तो देखिए HI का जो अम्लीय शक्ति होता है ना वह HF से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि HI का जो बंधन लंबाई होता है वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है। HI का जो अम्लीय शक्ति होता है वह HF से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि HI का जो बंधन लंबाई होता है वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HI HF से शक्तिशाली अम्ल होता है।
अगला क्वेश्चन है ना 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है ना तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। इसी को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के अगला क्वेश्चन है ना 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मेलिन का उपयोग लिखें। तो देखिए फॉर्मेलिन का उपयोग निम्नलिखित है, इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग किस में किया जाता है, तो रंग या प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में किया जाता है। देखिए फॉर्मेलिन का उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है। थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे ही थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहा जाता है। देखिए आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है उसे थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संचायक बैटरी से क्या समझते हैं। संचायक बैटरी से क्या समझते हैं। वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं उसे संचायक बैटरी कहा जाता है। देखिए संचायक बैटरी को आप लोग सरल भाषा में समझिएगा, मतलब वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और जब डिस्चार्ज होगा ना तो उसको फिर से हम लोग चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं, उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। संचायक बैटरी किसे कहा जाता है, तो वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और पुनः चार्ज करके डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज करके हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। तो देखिए आप लोग का ना केमिस्ट्री का टोटल 38 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग का टोटल 100 गो क्वेश्चन कराएंगे, यानी आप लोग का महा मैराथन का 6 गो केमिस्ट्री का क्लास चलेगा और इससे ही वो बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सभी क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।